फारस देश के पास ही खलदान राज्य था, जिस पर शाहजमां नाम के बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के पास सब कुछ था, बस एक संतान न थी। इसी बात से बादशाह हमेशा दुखी रहता था। बादशाह के दुख को देखकर उसके राज्य के कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि उसे दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से संतान पाने की फरियाद करनी चाहिए। इसके बाद राजा सालों तक संतान की चाह में दान पुण्य करता रहा और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। बादशाह की पत्नी को गर्भ ठहरा और कुछ समय बाद उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशी में महल में खूब जश्न मनाया गया और बादशाह ने बेटे का नाम कमरुज्जमा रखा। बादशाह ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और युद्ध कौशल की शिक्षा भी दिलाई। जब कमरुज्जमा जवान हुआ तो पिता ने चाहा कि उसका विवाह कराकर उसे राज्यभार दे दिया जाए, मगर परेशानी यह थी कि उसका बेटा विवाह करना ही नहीं चाहता था। इसलिए जब बादशाह ने अपने बेटे के सामने विवाह की बात रखी तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसकी माँ ने कमरुज्जमा को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में बादशाह ने कमरुज्जमा को महल से दूर एक काल कोठरी में बंद करा दिया। उसी काल कोठरी में कमरुज्जमा के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया, साथ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी भिजवा दी गईं। मगर शहजादे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहजादा अपने आप में ही खुश था। जिस काल कोठरी में शहजादे को बंद किया गया, उसी काल कोठरी के पास एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में मैमून नाम की एक परी रहती थी। हर रात की तरह जब परी कुएं से निकलकर बाहर घूमने जा रही थी, तभी उसकी नज़र वहां मौजूद सैनिकों पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो सैनिक बंद पड्डी काल कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे। काल कोठरी पर बाहर से ताला भी लगा हुआ था। परी ने इससे पहले वहां किसी को भी नहीं देखा था, इसलिए परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कमरे में चली गई। वहां उसने कमरुज्जमा को सोते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देख परी मोहित हो गई। परी ने इससे पहले कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। परी ने सैनिकों की बातों से अनुमान लगा लिया कि यह बादशाह का बेटा है और शादी से इनकार के कारण उसे यह सज़ा दी गई है। वह सोच में पड़ी डीडीएच गई कि आखिर क्या वजह होगी जो इतना सुंदर शहजादा शादी ही नहीं करना चाहता। ये सोचते हुए परी आसमान में उड़ गई। तभी उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास हुआ। परी एकदम से पीछे मुद्दी और पूछा, कौन है? तभी एक जिन्न उसके सामने आया। उसने परी से कहा कि मैं जिन्न नहस हूं। तब परी ने पूछा, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? जिन्न नहस ने परी को बताया कि चीन के एक राज्य के बादशाह गोर हैं, जिनकी बेटी का नाम बदौरा है। वह बड़ी सुंदर है, शायद ही दुनिया में कोई दूसरा उस जैसा खूबसूरत होगा। सब उस शहजादी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी से शादी ही नहीं करनी है। शादी के लिए उसके बार बार मना करने से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करा दिया है। मैं उसे ही देखने जा रहा हूं। इतना सुनते ही मैमून परी ने जिन्न से कहा कि कुछ ऐसा ही एक शहजादे के साथ भी हुआ है। उसे पास में ही एक कमरे में बंद करके रखा गया है। वो उस लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुम बेकार में ही पराए देश की लड़की की तारीफ कर रहे हो। जिन्न ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो दिखाओ मुझे वो कैसा दिखता है। परी उस जिन्न को सीधे शहजादे के पास ले गई। शहजादे को देखते ही जिन्न ने कहा कि दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है, इसका फैसला करने के लिए दोनों को एक साथ देखना होगा। इतना कहकर जिन्न जादू से पल भर में चीन की उस काल कोठरी में पहुंच गया जहां शहजादी को बंद किया गया था। कुछ ही देर में जिन्न ने सोती हुई शहजादी को लाकर शहजादे के बगल में लिटा दिया। दोनों को देखकर परी ने कहा कि शहजादा ज्यादा सुंदर है और जिन्न ने घोर बादशाह की बेटी बदौरा को अधिक खूबसूरत बताया। जब देर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी शहजादे की नींद खुली और अपने पास एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह वही लड़की है जिससे उसके पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं। यह सोचकर शहजादे को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। कुछ देर शहजादा उस लड़की को यूं ही देखता रहा। तभी उसकी नज़र लड़की के हाथ पर पड़ी। लड़की ने हाथ में नीले रंग की एक खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी। कमरुज्जमा ने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और लड़की की अंगूठी से अपनी हीरे की अंगूठी बदल ली। अंगूठी बदलते ही शहजादा फिर से गहरी नींद में चला गया और तब लड़की की नींद खुली। बदौरा ने जब कमरुज्जमा को अपने बगल में देखा तो वह भी हैरान रह गई। शहजादे की सुंदरता और खूबसूरती ने उसे भी मोह लिया और वह भी मन ही मन खुद को कोसने लगी कि आखिर क्यों उसने शादी से इनकार किया। उसने सोचा शायद यही वो शहजादा है
जिसे पिता ने मेरे लिए चुना था। तभी अचानक बदौरा की नज़र अपने हाथ में मौजूद हीरे की अंगूठी पर पीडीडीडीड ही। ये उसकी अंगूठी नहीं थी। ये देखकर उसे और भी हैरानी हुई। इस पर उसने शहजादे का हाथ देखा तो शहजादे के हाथ में उसे अपनी नीली अंगूठी दिखी। उसे लगा कि शायद बेहोशी में ही माता पिता ने इस सुंदर लड़के से मेरी शादी करा दी है। ये सोचते सोचते अचानक शहजादी भी बेहोश होकर गहरी नींद में छकली जाती है। उधर बहस करते करते परी और जिन्न भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने बदौरा को वापस उसकी काल कोठरी में ले जाने का फैसला किया। फिर क्या था, जिन्न ने जादू किया और पल भर में परी और जिन्न शहजादी को लेकर उस काल कोठरी में पहुंच गए, जहां शहजादी को बंद करके रखा गया था। दोनों ने शहजादी को काल कोठरी में ठीक वैसे ही लिटा दिया जैसे वह पहले सो रही थी। उसके बाद परी और जिन्न अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अगली सुबह जब कमरुज्जमा जगा तो उसे वह लड़की नहीं दिखी जो रात में उसके बगल में सोई हुई थी। इस पर शहजादा बेचैन हो जाता है और सोचता है कि उसके पिता ने उसके जागने से पहले ही शायद शहजादी को बुलवा लिया होगा। इस ख्याल के साथ शहजादा सैनिकों से उस लड़की के बारे में पूछता है, मगर सभी सैनिक किसी भी लडीडी डेचकी के वहां आने से इनकार कर देते हैं। सैनिकों की बात सुनकर शहजादा आपा खो देता है और सैनिकों को मारने पीटने लगता है। जब इस बियात की खबर बादशाह को होती है तो वह भी हैरान रह जाते हैं और हकीकत जानने के लिए बेटे से मिलने पहुंच जाते हैं। कमरुज्जमा से बात करके बादशाह उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां कोई भी लड़की नहीं आई और न ही उन्होंने किसी लड़की को उसके पास भेजा था। बादशाह शहजादे से कहते हैं, बेटा तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। मगर शहजादा मानने को तैयार न था कि जो कुछ भी रात को हुआ वह एक सपना था। थक हार कर बादशाह अपने सेवकों से कहते हैं, जाओ किसी हकीम को लेकर आओ, लगता है कि शहजादे की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है। इतना सुनते ही शहजादे ने अपने पिता को उस लड़की की नीले रंग की अंगूठी दिखाई। उसे देखकर बादशाह हैरान हो गए। उन्होंने सबसे पूछवाया कि वह नीला रत्न कौन सा है, लेकिन उनके राज्य में और पूरे फारस में ऐसा रत्न किसी ने नहीं देखा था। तब राजा ने शहजादे को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। हम उसे इधर ढूंढते हैं और तुम हमारे नदी के किनारे वाले महल में चले जाओ। वहां परदेसी भी आते हैं, तुम उनसे इस रत्न के बारे में पूछ सकते हो। शहजादा इस बात को मान गया और नहा धोकर अपने नदी किनारे वाले महल के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर चीन में घोर बादशाह की बेटी बदौरा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी सुबह होते ही अपने बगल में सो रहे लड़के के बारे में पूछा। सब उसके सवालों से भी परेशान हो गए। जब लड़की ने अपने पिता को हीरे की अंगूठी दिखाई तो बादशाह गोर भी हैरान हो गए। ये हीरे की अंगूठी उनकी बेटी की नहीं थी। काफी सोचने विचारने के बाद भी जब कुछ समझ न आया तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी पागल हो गई है। कहीं से वह यह अंगूठी पा गई है और कह रही है कि उसे कोई खूबसूरत लड़का दे गया है। इस विचार के साथ कि उनकी बेटी बदौरा की मानसिक स्थिति काफी खराब हो गई है, उन्होंने अपनी बेटी को सोने की जंजीरों से बंधवाकर दूसरी काल कोठरी में डाल दिया। साथ ही इस बात का भी ऐलान करा दिया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। साथ ही उसे अपने राज्य का नया राजा भी घोषित करूंगा। इसके साथ ही बादशाह ने एक शर्त भी रख दी कि उसकी बेटी को ठीक करने का दावा करने वाला अगर असफल रहा तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। इस घोषणा के बाद कई हकीम शहजादी को ठीक करने के लिए आए, लेकिन शहजादी को ठीक नहीं कर पाए। इस कारण बादशाह ने ऐलान के अनुसार उन्हें मौत की सजा दे दी। तभी एक दिन शहजादी का मुंहबोला भाई मर्जुबन दूसरे देश से चीन लौटा। वहां पहुंचते ही उसे शहजादी बदौरा के बारे में पता चला। वो तुरंत लड़की का भेष बनाकर किसी तरह से उस काल कोठरी में पहुंच गया। उसने शहजादी के पास जाकर कहा कि मैं लड़की के भेष में मर्जुबन हूं। हम दोनों ने बचपन में एक ही माँ का दूध पिया था। इस नाते तुम मेरी बहन हो और हम दोनों एक साथ खूब खेले हैं तो तुम मेरी दोस्त भी हुई। इसलिए मुझे बताओ आखिर हकीकत क्या है? ऐसा क्या रोग तुम्हें लग गया जिसके कारण बादशाह ने तुम्हें यूं बेदियों में बांध के रखा है? बदौरा ने कहा, मर्जुबन तुम दूसरों की तरह मुझे रोगी मत कहो। इतना कहने के बाद शहजादी ने उसे अंगूठी और उस रात के बारे में बताया। ये सब सुनकर मर्जुबन हैरान हो गया। उसने कहा कि वैसे तो तुम्हारी बात यकीन करने लायक नहीं है, फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को कहीं से भी ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से छुपते छुपाते निकल गया। अब मर्जुबन हीरे की अंगूठी वाले लड़के की खोज करने लगा। जब चीन में उसे ऐसे किसी लड़डाचके के बारे में पता नहीं चला तो वह चीन से बाहर निकल पड़ा। करीब 6 महीने तक
वो हर जगह जाता और हर किसी से ऐसे लड़के के बारे में पूछता जिसके पास नीली अंगूठी हो या ऐसा कोई जो किसी लड़की को ढूंढ रहा हो। कई जगहों पर घूमते घूमते एक दिन मर्जुबन एक अनजान जहाज में बैठ गया। वह जहाज मर्जुबन को उस जगह ले गया जहां शहजादा कमरुज्जमा था। तट पर पहुंचने से पहले ही एक भयानक तूफान आया जिसकी वजह से वह जहाज तहस नहस होकर डूब गया। मर्जुबन अच्छा तैराक था, इस कारण वह बच गया और लकद्दी के एक तख्ते के सहारे खुद को किनारे तक ले आया। उस वक्त शहजादा कमरुज्जमा तट पर ही मौजूद था। उसने दूर से देखा कि कोई अनजान व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है। शहजादे ने अपने सैनिकों को भेजकर उसे बचाकर लाने का आदेश दिया। जान बचने के बाद भी मर्जुबन खुश नहीं था। उसे इतना उदास देखकर लोगों ने शहजादे को मर्जुबन के बारे में बताया। इस पर कमरुज्जमा ने खुद मर्जुबन से मिलने का फैसला किया और वहां पहुंच गया जहां मर्जुबन को ठहराया गया था। शहजादे ने मर्जुबन से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? दुखी मन से मर्जुबन ने उस अंगूठी का जिक्र करते हुए अपनी बहन बदौरा के हाल के बारे में बताया। तब शहजादे ने मर्जुबन को अपनी उंगली में वो नीली अंगूठी दिखाई और कहा कि वो मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। चलो, मुझे जल्दी से उस शहजादी के पास ले चलो। उसके बाद खुशी होकर शहजादा सबसे पहले अपने पिता के पास गया। अपने बेटे को सालों बाद खुश देखकर बादशाह का चेहरा भी खिल उठा, लेकिन कमरुज्जमा ने अपनी खुशी का कारण अपने पिता को नहीं बताया। पिता शहजादे को चीन जाने की इजाज़त नहीं देंगे, इस डर से शहजादे ने कहा कि मुझे 1 वर्ष के लिए भ्रमण पर जाना है। बादशाह इतने दिनों के लिए बेटे को खुद से दूर तो नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन इतने दिनों बाद उसे इतना खुश देखकर वो मना नहीं कर पाए और भ्रमण पर जाने की इजाज़त दे दी। पिता की आज्ञा पाकर मर्जुबान के साथ शहजादा चीन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मर्जुबान ने शहजादे कमरुज्जमा से कहा कि आपको हकीम के भेष में वहां जाना होगा, क्योंकि बादशाह ने अपनी बेटी से सिर्फ उसे ठीक करने वाले लोगों से ही मिलने की इजाज़त दे रखी है। उन्होंने ऐलान कराया है कि जो भी उनकी बेटी को ठीक करेगा वो उसकी शादी अपनी बेटी से करा देंगे। वहीं नाकाम होने पर मौत की सज़ा दे दी जाएगी। कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद कमरुज्जमा चीन पहुंचा हकीम। वहां पहुंचकर मर्जुबन के कहने पर हकीम के कपड़े पहने और बादशाह गौर से मिलने पहुंच गया। कमरुज्जमान ने बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक करने के लिए परदेस से आया हूं, आप जल्दी से मुझे वहां ले जाएं। बादशाह ने कहा कि तुम जैसे बहुत आए और मौत के घाट उतार दिए गए। जाओ, देखते हैं कि तुम क्या करोगे। इतना कहकर बादशाह ने एक सैनिक से कमरुज्जमा को शहजादी बदौरा के पास ले जाने के लिए कहा। काल कोठरी के पास पहुंचकर कमरुज्जमा रुक गया। सैनिक ने कहा, अरे क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तभी उसने एक खत में उस रात की बात और नीली अंगूठी रखकर वहां मौजूद सेविका को देकर कहा कि इसे शहजादी के पास पहुंचा दो। फिर सैनिक की बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं उसका इलाज बाहर से ही कर सकता हूं। सेविका से कमरुज्जमा की चिट्ठी मिलने के बाद शहजादी बदौरा खुशी से फूली नहीं समाई। तब उसने अपनी सेविका से कहा, मुझे खोल दो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे रोग की दवा मिल गई है। सेविका ने कई सालों से शहजादी को इस तरह मुस्कुराते और हंसते नहीं देखा था, इसलिए उसे भी लगा कि वो ठीक हो गई हैं। यह सोचकर उसने शहजादी की बेदियां खोल दीं और खुद भागकर बादशाह को यह खुशखबरी सुनाने चली गई। इस बीच शहजादी बदौरा काल कोठरी से बाहर खड़ी डीडे कमरुज्जमा से मिलने पहुंच गई। कमरुज्जमा को सामने देख शहजादी ने उसे गले से लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बदौरा के पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरुज्जमा से पूछा कि तुमने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिखाया? तब कमरुज्जमा ने बादशाह को सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि मैं कोई हकीम नहीं हूं, मैं वही लड़का हूं जिसकी याद में आपकी बेटी आज तक पागल बनी हुई थी। फिर शहजादे ने बादशाह को उस रात के बारे में बताया। यह सब सुनकर बादशाह गौर हैरान हो गए। खैर, अब बादशाह को इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी ठीक हो गई है और उन्हें अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत शहजादा भी मिल गया। तब बादशाह ने शर्त के अनुसार अपनी बेटी की शादी कमरुज्जमा से करवा दी। शादी के बाद बादशाह ने अपने दामाद को अपने महल में एक ऊंचा पद दे दिया। कुछ दिन खुशी खुशी रहने के बाद कमरुज्जमा उदास हो गया। जब बदौरा ने उससे दुख का कारण पूछा तो उसने कहा कि वो पिता की याद में दुखी है। इतना सुनते ही बदौरा ने अपने पिता से साल भर के लिए राज्य से दूर घूमने जाने के लिए अनुमति मांगी। बादशाह गौर ने भी खुशी खुशी उन्हें जाने की इजाज़त देते हुए जल्दी लौटकर आने को कहा।
पिता से इजाजत मिलने के बाद बदौरा अपने पति और सेवकों के साथ निकल पड़ी। उसने कमरुज्जमा से कहा कि आप अब ज्यादा दुखी न हों, यहां से हम आपके पिता से मिलने जाएंगे। शहजादा। कमरुज्जमा खुश हो गया। दोनों कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि शहजादे की नज़र बदौरा की कमर पर पड़ी। उसमें एक लाल रंग की पेटी बंधी हुई थी। कमरुज्जमा उससे लाल रंग की पेटी के बारे में पूछने ही वाले थे कि तब तक बदौरा ने उस पेटी को कमर से उतरकर जमीन में रख दिया और सो गईं। शहजादा भी बदौरा के पास लेट गया और कुछ देर तक उस पेटी को देखता रहा। फिर शहजादे ने उस लाल पेटी को खोलकर देखा। पेटी को खोलने के बाद शहजादे को उसमें एक लाल रंग का बड्ढा सा रत्न मिला, जो बहुत ही खूबसूरत था। उस रत्न पर छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। कमरुज्जमा उसे खोलकर देख ही रहे थे कि तब तक कहीं से एक बड़ा पक्षी आया और उस रत्न को लेकर उड्डी डीएच गया। काफी देर तक शहजादे ने उस पक्षी का पीछा किया, लेकिन वो पक्षी पकड़ डीएच में न आया। थक हार कर शहजादा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के पास वो पक्षी भी आ गया। उसे देखकर कमरुज्जमा फिर दौड़कर उसका पीछा करने लगा। भागते भागते कमरुज्जमा किसी अनजान राजा के नगर में पहुंच गया। वहां कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। उसने कुछ दूर में एक बगीचा देखा। कमरुज्जमा को भूख लगी थी। वो दौड़कर बाग के अंदर जाने लगा। अनजान व्यक्ति को बगीचे की ओर तेजी से आते देख बगीचे के माली ने बाग का गेट बंद कर दिया। माली ने कहा, तुम इस राज्य के नहीं लगते हो। राज्य तो छोड़ो, तुम इस देश के भी नहीं लगते हो। यहां परदेसियों को देखते ही मार दिया जाता है। जल्दी से यहां से भाग जाओ। इतना सुनकर कमरुज्जमा ने अपना पूरा हाल सुना दिया और कहा कि मैं भटकर यहां पहुंच गया हूं। आप मुझे अपने देश जाने की दिशा दिखाएं। माली को उस पर तरस आ गया। उसने कहा कि तुम यहां रहकर कुछ खा लो और आराम कर लो, लेकिन यहां तुम्हें सबसे छिपकर रहना होगा। माली ने आगे कहा कि तुम जिस द्वीप से आए हो वो करीब 1 साल की दूरी पर है। वहां जाने के लिए हर साल एक जहाज जाता है। मैं तुम्हें उसमें बैठा दूंगा। तब तक तुम यहां आराम से रह सकते हो। कमरुज्जमा ने ठीक वैसा ही किया। उधर कमरुज्जमा की पत्नी बदौरा की जब नींद खुली तो वो अपने बगल में पति को न पाकर परेशान हो गई। उसने बगल में अपनी कमर की लाल रंग की पेटी को खुला देखा। वो समझ गई कि इसे उसके पति ने ही खोला होगा, लेकिन उसके अंदर का रत्न गायब था। असर में वह एक यंत्र था जिसे बदौरा की मां ने उसकी हिफाजत के लिए उसे दिया था। उसे लगा कि शहजादा उस यंत्र की वजह से ही कहीं चला गया है या फिर किसी मुश्किल में पड़ गया है। उसने 1-2 दिन तक कमरुज्जमा का इंतजार उसी जगह पर किया, लेकिन जब वो नहीं लौटा तो बदौरा और परेशान हो गई। बदौरा ने तय किया कि वो राजा के भेष में आगे की यात्रा करेगी ताकि उन्हें कमजोर समझकर उन पर कोई हमला न कर दे। उसने अपनी जगह पालकी में एक दासी को बैठा दिया और खुद शहजादे के कपड़े पहनकर उसकी पालकी में बैठ गई। सभी आगे बढ़ते हुए अवौनी देश पहुंच गए। वहां के बादशाह अशम्स को जब पता चला कि कमरुज्जमा की पालकी पास से जा रही है तो वो उनसे मिलने आ गया। उन्होंने कमरुज्जमा को कभी देखा नहीं था, तो उसकी पत्नी बदौरा को पुरुष भेष में देखकर कमरुज्जमा समझ लिया। अवौनी देश के बादशाह अशम्स ने बदौरा को कमरुज्जमा समझकर अपने महल चलने के लिए कहा। वहां बदौर की बुद्धि और सबके लिए आदर भाव देखकर बादशाह ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव कमरुज्जमा बनी बदौरा के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ का राजपाट संभालते हुए यही रहो। बदौरा बादशाह को मना नहीं कर पाई और अपनी जान के डर से सच भी न बता सकी। उसने डर के मारे बादशाह की बेटी से शादी कर ली। विवाह की पहली रात ही बदौरा ने अवौनी देश के बादशाह अशम्स की बेटी को सब सच बता दिया। उसके बाद पुरुष के भेष में बदौरा ने कहा कि अब तुम चाहे तो मुझे प्राणदंड दिलवा दो या छोड़ दो, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब कभी भी मेरे पति लौटेंगे मैं तुम्हारा विवाह उनसे करवा दूंगी। फिर हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। बादशाह अशम्स की बेटी ने उसे तुरंत गले से लगा लिया और कहा कि मैं आपके साहस की तारीफ करती हूँ। आप यहाँ आराम से रहिए और हमारी सेना की मदद से अपने पति को ढूंढती रहिए। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। वहां कमरुज्जमा अपनी पत्नी बदौरा की याद में तड़प रहा था। इंतजार करते करते वो दिन आ ही गया जब जहाज वहां से अवौनी राज्य के लिए रवाना होने वाला था। उसी दिन एक पक्षी ने कुछ सुनहरी सी चीज उस बगीचे में गिरा दी। जब कमरुज्जमा ने देखा तो पता चला कि वो वही यंत्र है जिसका पीछा करते करते वो रास्ता भटक गया था। कमरुज्जमा बहुत खुश हुआ। उसने उस यंत्र को एक मटके में डाल दिया और माली ने उसे करीब 10-20 मटके में जैतून का तेल भरकर
तोहफे के रूप दे दिया। तभी जहाज को चलाने वाला व्यक्ति माली के घर आया और कहा कि जिसे भी जहाज से जाना है जल्दी चले आना, क्योंकि हम कुछ देर में चले जाएंगे। इतने में कमरुज्जमा ने कहा कि मुझे जाना है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, लेकिन तब तक आप मेरे मटके लेकर जहाज में रख दीजिए। जहाज के कप्तान ने सारे मटके जहाज पर रखवा दिए। तभी अचानक माली की तबीयत खराब हो गई और कमरुज्जमा वक्त पर जहाज पर नहीं पहुंच पाया। जब वो समुद्र किनारे पहुंचा तो देखा कि जहाज निकल गया था। वो बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर वो माली के पास वापस आया तो देखा कि माली मर चुका था। उसने माली को अंतिम विदाई दी और जहाज के वापस आने का इंतजार वही बगीचे में बैठकर करने लगा। अब शहजादा माली की जगह पर रोज बगीचे की देखभाल करता और रात को बदौरा को याद करके सो जाता। जब जहाज अवनी के तट पर पहुंचा तब वहां कमरुज्जमा के भेष में बदौरा उसी जहाज के पास पहुंच मौजूद थी। उसने जहाज चलाने वाले और उसमें मौजूद व्यापारियों से कहा, इसमें जितना भी जैतून का तेल है वो मुझे दे दो। कमरुज्जमा के कहे अनुसार सभी ने अपने अपने जैतून के तेल के मटके उसे बेच दिए। तभी बदौरा की नज़र उन मटकों पर पड़ी जिसे कमरुज्जमा ने जहाज पर रखवाया था। बदौर ने पूछा कि ये मटके किसके हैं, इनमें क्या है? तब जहाज के कप्तान ने बताया कि यह एक छोटे व्यापारी के मटके हैं जिसका जहाज छूट गया था। इसमें भी जैतून का तेल है। बदौरा ने उन मटकों को भी खरीद लिया और उससे कहा कि इसका पैसा ले जाकर उस मुसाफिर को देना। फिर बदौरा सारे मटके लेकर महल चली गई। कमरुज्जमा ने पहचान के लिए उस मटके को अलग से सजा रखा था जिसमें बदौरा का यंत्र था। सभी मटके में से उसे सबके अलग देखकर पुरुष के भेष में रह रही बदौरा ने उसे खोलकर देखा तो उसमें उसे अपना यंत्र मिला। अपने खोए यंत्र को देखकर बदौरा बहुत खुश हुई। अगले ही दिन वह सीधे उस जहाज को चलाने वाले व्यक्ति के पास पहुंची और कहा कि जल्दी से उस मुसाफिर को मेरे पास लेकर आओ जिसके मटके तुम्हारे जहाज पर थे। हमें पता चला है कि उसने हमारे राज्य का काफी सारा कर्ज ले रखा है। अगर तुम उसे यहाँ नहीं लाए तो मैं तुम सबको बंदी बना लूंगा। इतना कहकर उसने मंत्री होने के नाते जहाज का सारा सामान जब्त कर लिया और व्यापारियों को अपने पास रख लिया। उसने कहा, तुम जल्दी से लौट कर आओ और सारा सामान व व्यापारियों को लेकर चले जाओ। जहाज का कप्तान मजबूर होकर वापस उसी देश चला गया जहां से आया था। कुछ ही दिन में वहां पहुंचकर वो सीधे बगीचे गया और दरवाजा खटखटाने लगा। कमरुज्जमा गहरी नींद में सो रहा था। उसने काफी देर बाद दरवाजा खोला। जहाज के कप्तान ने तुरंत कमरुज्जमा को पकड़कर जबरदस्ती जहाज पर बैठा दिया। शहजादा चिल्लाता रहा कि मुझे क्यों इस तरह से जहाज पर चढ़ा रहे हो। तब उसने कहा कि तुम पर अवनी राज्य का काफी कर्ज है, इसलिए वहां के मंत्री ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। उसने जहाज के कप्तान को बार बार कहा कि मैंने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया है, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद जहाज अवनी पहुंच गया। कप्तान ने कमरुज्जमा को ले आने का पैगाम महल में भिजवाया। ये खबर मिलते ही पुरुष के रूप में बदौरा वहां पहुंच गई। उसने जैसे ही कमरुज्जमा को देखा वह खुश हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और जहाज के कप्तान को खूब सारा इनाम देकर सभी व्यापारियों के साथ विदा किया। कमरुज्जमा ने अपनी पत्नी को पुरुष रूप में नहीं पहचाना। बदौरा उसे अपने साथ महल में ले गई और सेवकों से कहकर उसे अच्छे कपड़े और खाने को शानदार भोजन दिलवाया। फिर बदौरा अपने स्त्री रूप में सजकर कमरुज्जमा के पास आई। अब कमरुज्जमा ने फौरन बदौरा को पहचान लिया। उसकी आंखों से खुशी के कारण आंसू निकलने लगे। उसके बाद बदौरा ने अपना सारा हाल शहजादे को सुनाया और कमरुज्जमा ने भी अपने अब तक के सफ़र के बारे में बदौरा को जानकारी दी। अगले दिन सुबह होते ही स्त्री रूप में बदौरा अवनी देश के बादशाह अशम्स के पास गई। उसे बादशाह ने पहचाना नहीं। तभी बदौरा ने बादशाह को अपने पुरुष रूप और जंगल में पति के खोने की सारी कहानी सुनाई। बदौरा ने कहा कि आप मुझे चाहें तो मृत्युदंड दे सकते हैं, बस मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। मैंने सब कुछ विवश होकर किया। अब मुझे अपने पति मिल गए हैं, इसलिए मैंने आपको सब सच बता दिया है। आप अपनी बेटी की शादी मेरे पति से करवा सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी कमरुज्जमा को बदौरा ने अवनी देश के बादशाह अशम्स से मिलवाया। बादशाह भी सारी बात सुनकर अपनी बेटी की शादी कमरुज्जमा से करवाने के लिए राजी हो गए। बादशाह ने शादी की तारीख तय करने से पहले कमरुज्जमा से इसके बारे में पूछा। शहजादे ने कहा कि मेरा मन तो है कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं, लेकिन
आप और मेरी पत्नी अगर चाहते हैं कि मैं विवाह करूं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। फिर धूमधाम से बादशाह अशम्स ने अपनी बेटी और शहजादे कमरुजमा की शादी करवा दी। थोड़े समय में दोनों के एक एक पुत्र हो गए। दोनों को उनकी माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटे अपनी सौतेली माँ को अधिक प्यार करते थे। इससे जलकर दोनों माँओं ने एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश की। जब बेटों को ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि वो पिता को सब कुछ बता देंगे। इससे परेशान होकर कमरुजमा की दोनों पत्नियों ने एक दूसरे के बेटे के खिलाफ कमरुजमा से शिकायत करते हुए कहा कि आपके बेटों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की है। इस पर बिना सच्चाई जाने कमरुजमा ने दोनों बेटों अमजद और असद को मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। आदेश मिलते ही मंत्री शहजादों को जंगल ले गया और उन्हें बताया कि आप दोनों को मौत की सजा दी गई है। दोनों भाइयों ने कहा कि जब पिता ने ऐसा कहा है तो सोच समझकर ही कहा होगा। हमें सजा मंजूर है। ये सुनकर मंत्री ने दोनों के हाथों को बांध दिया और अपनी तलवार निकाल ली। तलवार की चमक देखकर पास ही खड़ा घोड़ा हिनहिनाने लगा और तेजी से दूसरी दिशा में भागने लगा। मंत्री को लगा कि ये दोनों यही बंधे हैं, तो क्यों न पहले घोड़े को देख लूं। वो घोड़े के पीछे दौड़े और उनके सामने एक शेर आ गया। अमजद और असद दोनों दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने जल्दी से रस्सी तोड़ी और असद ने मंत्री को शेर से बचा लिया व अमजद ने घोड़े को पकड़ लिया। फिर असद और अमजद ने मंत्री को कहा कि अब हमें बांधकर मौत की सजा दे दीजिए। इस पर मंत्री ने रोते हुए कहा कि आप दोनों ने मेरी जान बचाई, तो मैं आप लोगों को कैसे मार सकता हूँ। आप दोनों यहाँ से किसी दूसरे देश चले जाइए। मैं आपके कुछ कपड़ों को शेर के खून से लथपथ करके बादशाह को दिखा दूंगा। दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया और जंगल में भटकते भटकते नदी के रास्ते से एक नए देश में पहुंच गए। वही मंत्री भी शेर के खून में लथपथ कपड़े लेकर बादशाह के पास पहुंचा। अपने बच्चों के मरने की खबर सुनकर बादशाह दुखी हो गया। तभी उन्हें पता चला कि उसकी दोनों पत्नियों ने ही एक दूसरे को बदनाम करने के लिए पत्र लिखा था और फिर इल्जाम उसके बेटों पर लगा दिया। इस बात पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी दोनों पत्नियों को जेल में डाल दिया। उधर नए देश पहुंचे असद और अमजद ने ये तय किया कि पहले एक व्यक्ति आगे जाकर किसी से मदद मांगेगा, फिर दूसरा उसके बुलावे पर ही आगे आएगा। ये तय करके असद आगे बढ़ा। तभी उसे एक बूढ़े ने अपनी बातों में फंसाकर बंदी बना लिया, क्योंकि उसे बलि के लिए एक आदमी चाहिए था। रोज 2 लड़कियां जेल में जाकर उसकी पिटाई करती और खाने के लिए दिन भर में सिर्फ 2 रोटी देती। असद का पूरे एक दिन इंतजार करने के बाद अमजद आगे बढ़ा। उसे लगा कि उसका भाई मुसीबत में है। उसने एक दर्जी से पूछा कि क्या आपने मेरे भाई को यहाँ देखा है? वो मेरे जैसे ही कपड़ों में कल इधर आया होगा। दर्जी ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा भाई उस बूढ़े के हाथ लग गया हो। वो सभी परदेसियों को अपनी बातों में फंसाकर बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। अमजद ने फिर उससे पूछा कि यहाँ से अवनी राज्य कितना दूर है। उन्होंने कहा करीब 5 महीने लग सकते हैं। ये सोचते हुए अमजद आगे जा रहा था कि उस नगर के बादशाह के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह ने अमजद से पूछा कि वो इस राज्य में कैसे पहुंचा। उसने बादशाह को अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर बादशाह बहुत प्रभावित हुए और कहा कि तुम्हें तुम्हारे पिता ने ही मरवाने के आदेश दिए। अब हम तुम्हें यहाँ अपना बेटा बनाकर रखेंगे और तुम्हारे भाई को ढूंढने में भी मदद करेंगे। बादशाह ने अमजद को अपना बेटा मानने के बाद उसे मंत्री पद दे दिया और सारी जगह ऐलान करवा दिया कि जो भी असद के बारे में बताएगा उसे खूब सारा इनाम दिया जाएगा। कई सारे जासूस और सैनिक भेजकर असद को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन असद का कोई पता नहीं चल पाया। असद रोज उन 2 लड़कियों की मार खाता और रोते हुए सो जाता। धीरे धीरे उसके बलि चढ़ाने का दिन भी नजदीक आ गया। असद को बलि चढ़ाने के लिए एक जहाज में बैठा दिया। उस जहाज की जांच करने के लिए बादशाह के कुछ सैनिक भी पहुंचे, लेकिन असद को उन्होंने संदूक में छुपा रखा था। वो किसी भी सैनिक को नहीं दिखा। सैनिकों के जाते ही उन लोगों ने असद को संदूक से बाहर निकालकर उसके पैरों को बांध दिया। तभी अचानक उल्टी दिशा में हवा होने के कारण जहाज कवाला राज्य की जगह एक ऐसे राज्य में पहुंच गया जहां मर्जीना नाम की रानी का राज्य था।
रानी मर्जीना उस वक्त समुद्र के किनारे ही थी। जहाज को अपने राज्य के समीप देखकर वो खुद जहाज के पास पहुंच गई। असद के पैर में बेड़ियां और उसकी खराब हालत को देखकर मर्जीना को बहुत गुस्सा आया। उसने सबसे कहा कि तुम दुश्मन देश के लोग हो, मैं चाहूं तो तुम सबको मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। तुमने जिसे इस तरह बांध कर रखा है उसे छोड़कर मेरे हवाले कर दो और फौरन यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद रानी मर्जीना ने असद को अच्छे कपड़े और खाना दिया। उसके बाद कुछ देर असद के साथ मर्जीना बाग में घूमने लगी। फिर असद ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर मर्जीना को काफी दुख हुआ। उसने अपने राजमहल का पैसों संबंधी कामकाज देखने के लिए असद को रखने का फैसला किया। फिर दोनों ने कुछ देर बात की और मर्जीना अपने महल में चली गई, लेकिन असद वही बाग में ही सो गया। असद को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा बहराम चुपके से मर्जीना के बाग में पीने लायक पानी लेने के लिए आया। तभी उसने असद को भी वहां देखा, तो पानी और असद दोनों को लेकर वह चला गया। सुबह होने से पहले ही बहराम जहाज लेकर भाग गया। सुबह जब मर्जीना को असद कहीं नहीं दिखा तो वह परेशान हो गई। काफी देर तक उसने असद के न मिलने पर मर्जीना को बहराम पर शक हुआ। रानी मर्जीना ने तुरंत अपने सारे जहाज निकलवाए और बहराम के देश की ओर बढ़ने लगी। कुछ घंटों में ही मर्जीना के सभी जहाजों ने बहराम के जहाज को घेर लिया। मर्जीना को वहां देखकर बहराम ने असद को समुद्र में फेंक दिया। असद को अच्छे से तैरना आता था। वो तैरते हुए किनारे पर पहुंच गया और एक मस्जिद में जाकर सो गया। उधर मर्जीना ने उनका जहाज किनारे में उतारकर पूरी तलाशी ली, लेकिन असद मिला नहीं। बहराम ने जहाज से उतरकर जैसे ही नगर की ओर देखा तो उसे पता लगा कि यह उसी का शहर है। फिर बहराम छुपते छुपाते उसी मस्जिद में पहुंच गया जहां असद को सो रहा था। उसने असद को देखकर उसे फिर उसी जेल में पहुंचा दिया जहां से उसे लाया था। बहराम ने कहा कि असद, तुम इस साल बलि से बच गए, लेकिन अगले साल नहीं बच पाओगे। दोबारा उस जेल में उन लड़कियों में से एक लड़की बोस्तान आई जो रोज असद को मारती थी। उसे देखकर असद ने कहा कि इससे तो अच्छा होता कि मेरी बलि ही चढ़ जाती। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें इस तरह से रोज मारना और दुखी करना गलत है। फिर असद ने कहा कि भले ही तुम न मारो, लेकिन वो दूसरी लड़की तो मुझे जरूर मरेगी। तब बोस्तान ने कहा कि आज के बाद से सिर्फ मैं ही इस जेल में आऊंगी और तुम्हें बिना मारे अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दूंगी। कुछ दिनों के बाद बोस्तान के कानों तक वो ऐलान पहुंचा कि जो भी अमजद के भाई असद को ढूंढ कर लाएगा उसे खूब पैसा मिलेगा। अगर किसी के घर में असद मिला तो उसका घर खुदवा कर सभी को प्राण दंड दिया जाएगा। ये बात सुनते ही किसी तरह से बोस्तान ने असद को जेल से बाहर निकाला और वहां लेकर गई जहां से ऐलान की आवाज आ रही थी। सेवकों ने असद के मिलने की जानकारी सीधे मंत्री अमजद को दी। वो सीधे असद के पास पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। उसके बाद वो असद और बोस्तान को बादशाह के पास लेकर चला गया। बादशाह ने वादे के अनुसार उन्हें खूब सारा पैसा दिया और जिसने असद को बंद करके रखा था उसके घर को खुदवा दिया। साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों को पकड़कर बादशाह के पास लाया गया। उस जहाज के कप्तान बहराम ने बादशाह से दया की भीख मांगते हुए कहा कि मैंने तो जैसा मालिक ने बताया वैसा ही किया, आप मुझे छोड़ दीजिए। बादशाह ने सिर्फ उसके मालिक और परिवार वालों को दंड दिया और बाकी सबको खर्चे के पैसे देकर छोड़ दिया। सजा न मिलने पर बहराम ने अजमद और असद से कहा कि मुझे अभी पता चला है कि आप बादशाह कमरुजमा के बेटे हैं। मैं कुछ समय पहले आपके राज्य गया था। मुझे वहां पता चला कि आपके पिता आप दोनों की याद में बहुत रो रहे हैं। उन्हें आपकी माताओं की साजिश के बारे में पता चल गया था और उन्हें अपनी करनी पर पछतावा है। उन्हें उनके मंत्री ने भी बता दिया था कि आपको उसने प्राणदंड नहीं दिया है। तब से वो आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। बहराम ने आगे कहा कि मेरे पास जहाज हैं, आप चाहें तो मैं आप दोनों को वहां पहुंचा सकता हूं। इस बात को सुनकर दोनों भाई खुश हो गए और बादशाह से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। तभी सामने से एक बड़ी सी सेना के आने की खबर बादशाह को मिली।
उन्होंने तुरंत अमजद को जाकर देखने के लिए कहा कि पता करो किस दुश्मन ने हम पर हमला किया है। वहां पहुंचकर अमजद को पता चला कि जहाज में एक महिला बड़ी सी सेना के साथ आ रही है। अमजद ने उस महिला से सेना के साथ आने का कारण पूछा तो महिला ने बताया कि मैं मर्जीना हूँ। बहराम नाम का कप्तान मेरे पास से असद को लेकर भाग आया है। उसे मैंने अपने महल में काम पर रखा था। अमजद ने मुस्कुराते हुए कहा कि असद मेरा छोटा भाई है, आप उससे यहीं मिल सकती हैं। हम उसे बचाकर ले आए हैं। ये सुनकर मर्जीना बहुत खुश हुई और सेना को पीछे उसका इंतजार करने के लिए कहकर आगे की ओर बढ़ गई। अमजद ने उसे बादशाह और असद से मिलवाया। इतने में एक और सेना उस राज्य की तरफ आने की खबर मिली। दोबारा अमजद उनसे आने का कारण पूछने के लिए गया। इस बार पता चला कि चीन से बादशाह गोर अपनी बेटी बदौरा और दामाद को ढूंढते हुए वहां पहुंचे हैं। अमजद को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो उसने तुरंत उनको आदाब करते हुए कहा कि मैं बदौरा और कमरुजमा का बेटा यानी आपका नाती हूँ। अभी मेरे पिता अवनी में खुशी खुशी माँ के साथ रह रहे हैं। इतना सुनते ही बादशाह गोर ने अपने नाती को गले से लगा लिया। अमजद उन्हें भी बादशाह के पास ले गया और असद से परिचय करवाया। अभी सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक और बड़ी सी सेना की उस राज्य की ओर आने की खबर मिली। बादशाह ने अमजद से कहा, जरा जाकर देखो कि यह तीसरी सेना किसकी आ रही है। अमजद ने जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उसके पिता कमरुजमा वहां अपनी सेना के साथ अपने बेटों की तलाश में आए हैं। ये देखकर अमजद जल्दी से अपने पिता के गले लग गया। वो उन्हें जल्दी महल में ले गया और तीनों बाप बेटे गले लगे। फिर कमरुजमा ने अपने ससुर यानी चीन के बादशाह गोर को भी वहां देखा और खुशी से उन्हें आदाब कहा। अब कमरुजमा, उसके दोनों बेटे, उनके ससुर मर्जीना उस राज्य के बादशाह के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उसी वक्त चौथी सेना की टुकड़ी की उनके राज्य की ओर आने की खबर आई। बादशाह ने कहा, आज तो हमारे राज्य में चारों तरफ से सेनाएं आ रही हैं। देखो अब कहीं सच में कोई दुश्मन तो नहीं आ गया है। अमजद एक बार फिर सेना के बारे में जानने के लिए पहुंच गया। तब उसे सेनापति ने बताया कि कमरुजमा के पिता सालों से अपने बेटे की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। वो अपनी सेना के साथ अपने बेटे के बारे में जानने के लिए खलदान से आए हैं। अगर आपको कमरुजमा के बारे में कुछ पता हो तो बता दीजिए। अमजद ने हंसते हुए कहा कि खलदान के बादशाह को आप यहाँ बुला लीजिए। अब जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं उन्हें और खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहीं इसी राज्य में कुछ ही दूरी पर हैं। कमरुजमा के पिता को जैसे ही यह समाचार मिला वो खुशी के मारे रोने लगे। वो दौड़ते हुए अमजद के साथ आगे बढ़े। अमजद उन्हें सीधे वहां ले गया जहां सब एक साथ बैठे थे। अपने बेटे कमरुजमा को देखते ही बादशाह शाहजमां ने उसे गले से लगा लिया। अपने बेटे से शाहजमां ने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम आज तक मेरे पास लौटकर नहीं आए। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। इतना कहकर वो रोने लगे। उसके बाद कमरुजमा ने अपने पिता से असद और अमजद की पहचान करवाई। उसके बाद चीन से आए बादशाह गोर से भी मुलाकात करवाई। खलदान के बादशाह शाहजमां सबसे मिलकर काफी खुश हुए। उसके बाद कमरुजमा ने अपने पिता को अब तक का सारा किस्सा सुनाया। फिर सभी ने सलाह मशवरा करके असद का विवाह मर्जीना से और अमजद का विवाह असद की जान बचाने वाली लड़की बोस्तान से करने का फैसला लिया। दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ और कई दिनों तक जश्न चला। फिर चीन से आए बादशाह गोर, खलदान के बादशाह शाहजमां और उनका बेटा कमरुजमा सभी अपने अपने देश लौट गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे पास ऐसी ही कई सारी कहानियां हैं। कल दोबारा से एक नई और इससे भी रोमांचित कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की है। क्या है नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की कहानी? जानने के लिए स्टोरी का अगला भाग जरूर सुनिएगा।